आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 के लिए। और दोस्तों, जैसा कि समय बहुत ही कम है और आप लोगों को फास्ट लर्निंग या फिर रिवीजन की ज़रूरत है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चंस को कह सकते हैं अटेम्प्ट करेंगे और आप अपने जो लेवल है उसको आप चेक करें कि कितना आप स्ट्रॉन्ग है, कितना आपको ज़रूरत है। ये इस तरह के वीडियोस आपको दोस्तों ये मदद करेगा कि आपको जो भी आंसर्स है, जो भी आपके कॉन्सेप्ट है, वो आपको फास्ट रूप में कह सकते हैं कि लर्निंग में और रिमेंबर करने में आपको मदद करेगा। तो सबसे पहला दोस्तों जो है ये हम इसे छोड़ते हैं क्योंकि ये डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, ये आपके बनाने का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हम लोग इसको कवर करते हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको जल्दी से आपको मैं क्वेश्चन बताऊँगा, उसके बाद आपको उसका आंसर बताना है, ठीक है। तो चलिए सवाल आपके सामने मैं आपको लेके आ रहा हूँ। तो पहला जो सवाल है दोस्तों ये है कि द लेवल ऑफ टीचिंग विच डिमांड्स द यूज ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, उसके बाद आंसर्स मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद के आंसर्स आप जब बताएंगे उसके बाद तभी मैं उस आंसरों को मैं यहाँ पे मारूंगा। तो इसमें ऑप्शन है दोस्तों मेमोरी लेवल टीचिंग, उसके बाद है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, उसके बाद है दोस्तों रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, उसके बाद है दोस्तों क्रिएटिविटी लेवल टीचिंग, ठीक है। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा होगा। हिंदी में नीचे है शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है। स्मृति स्तर, बोध स्तर, विमर्शक स्तर, रचनात्मकता स्तर, ठीक है। तो आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं कि पढ़ने में दिमाग का प्रयोग होता है वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब होता है दोस्तों हाई लेवल की जो लर्निंग होती है दोस्तों, हाई लेवल की लर्निंग रिफ्लेक्टिव लेवल में आती है, जो पढ़ाई कॉलेजेस स्कूल्स में होती, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में होती है। मेमोरी लेवल जो होता है दोस्तों वो होता है मीडियम लेवल की पढ़ाई, और माफ़ी चाहूँगा, मेमोरी लेवल बेसिक पढ़ाई को कहा जाता है ना। जो बेसिक पढ़ाई होती है, जो बच्चों की पढ़ाई होती है उसमें याद कराया जाता है, यानी कि स्मृति की बात होती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है उसके थोड़ा सा ऊपर जब बच्चा आगे बढ़ जाता है पढ़ाई के लिए और वो कह सकते हैं कि याद करने के ऊपर थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने पर आता है, तो वो ये होता है। और रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है दोस्तों वो होता है हाई लेवल की पढ़ाई, जहाँ पर उसको याद भी करना है, वहाँ पर समझना भी है, वहाँ पर उसको क्रॉस चेक भी करना है, क्रिटिसाइज भी करना है, सपोर्ट भी करना है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स। पूछ रहा है एडल्ट लर्नर यानी कि ऐसा विद्यार्थी जो कि बड़ा हो गया, वयस्क हो गया, उसमें कौन सी विशेषता उसकी नहीं होती, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे ऐसा विद्यार्थी जो कि स्थिर पहचान खोजते हैं। जो विद्यार्थी वयस्क हो गया वो स्थिर पहचान नहीं खोजता, वो समझ जाता है कि दुनिया भाग दौड़ है और चलती का नाम ही गाड़ी है, तो वो स्थिर होने की बात नहीं करता है। दूसरा, वो बहुधा समसामयिक मूल्यों पर प्रश्न नहीं उठाता है बार बार। वयस्क जो हो जाता है वो हर चीज़ पर बहुधा जो भी प्रेजेंट में चलते आ रहे हैं ऑफन क्वेश्चंस कंटेम्प्रेरी वैल्यू पर नहीं उठाता, ठीक है। परिपक्व विद्यार्थी क्या करते हैं, जो बड़े होते हैं वो परिपक्व शिक्षार्थी होते हैं, वो तार्किकता से कार्य करते हैं, वो संतुलित चयन कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, तो साइकोलॉजिकल को मैच करना है दोस्तों। साइकोलॉजिकल काम जो भी होगा वो इंटेलिजेंस आधारित होगा, तो यहाँ पर आपको इंटेलिजेंस किया गया है। सोशियो कल्चरल का बात जहाँ पर समाज और कल्चर की बात होगी वो स्वाभाविक है फैमिली में होगा, ठीक है। टीचिंग लर्निंग किसके कनेक्ट होगा, तो टीचिंग लर्निंग कौन करेगा, तो फैकल्टी रिलेशनशिप में टीचिंग लर्निंग का रिलेशनशिप होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन मतलब मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो कहाँ होता है, वो इंस्टीट्यूशंस में होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अब द टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन विच गिव्स फीडबैक टू स्टूडेंट्स एज टीचर्स। तो दोस्तों प्लेसमेंट एवोल्यूशन तो सिंपली आप कह सकते हैं कि स्थानांतरण मूल्यांकन है, इसमें कुछ आपको फीडबैक नहीं मिलता है। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में फीडबैक मिलता है दोस्तों। ये रचनात्मक मूल्यांकन होता है जहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स को फीडबैक देता है और वहीं पर टीचर्स को भी फीडबैक मिलता है कि उसने जो टीचिंग किया है उसका क्या रिजल्ट है और क्या होना चाहिए, ठीक है। समेटिव रिजल्ट एवोल्यूशन दोस्तों वो लास्ट में होता है, तो इसमें कुछ नहीं होता। और डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में दोस्तों फीडबैक नहीं दिया जाता है, निदान किया, समस्या जो होता है उसके कारणों को ढूंढा जाता है कि आखिर नंबर कम क्यों आए, ठीक है। कोशिश ये है दोस्तों कि कॉन्सेप्ट भी लेकर चलूँ, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट भी आपको देता जा रहा हूँ। अगला जो सवाल है 5 नंबर, वो है द 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ स्वयं आर वीडियो लेक्चर स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड आउट ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लैरिफाइंग डाउट्स टाइम टू टाइम असेसमेंट बाय एक्सपर्ट्स। तो दोस्तों जो पहला बात कहा गया है वही गलत है कि यहाँ जो बात कहा गया डाउनलोड नहीं करने दिया जाता है, ठीक है। यहाँ आप पढ़ाई कर सकते हैं, डाउनलोड नहीं करने देते। दूसरा जो है स्वयं प्रोवाइड ए ग्रुप ऑफ 34 DTH चैनल्स जनरेटेड एज टू टेलीकास्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन
24/7 बेसिस। बिल्कुल ये सही बात है दोस्तों, इसलिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। और दोस्तों मैं इंग्लिश का यूज़ कर रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ये इसलिए हिंदी में बता रहा हूँ चीज़ों के लिए इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, जिसमें ये योग्यता होनी चाहिए कि वो मल्टीलिंगुअल हो। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड इज कॉल्ड, मतलब जब वैकल्पिक प्रकल्पना स्वीकार हो, जो वैकल्पिक स्वीकार कर दिया गया और निराकरणीय प्रकल्पना के अस्वीकार होने की प्रसंभाव्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इस शक्ति की बात है, मतलब पावर का बात है, अगर उसमें पावर था इसलिए वो हो गया। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे दोस्तों मैंने यहाँ सवाल नहीं रखा है लगाकर, ठीक है, आपको भी सवाल अब यहाँ पर नहीं मिलेगा आंसर। तो अब चलिए हम सवाल को पढ़ते हैं और आंसर को तलाशने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो जो पहला सवाल है दोस्तों वो अब जो सवाल है, बाय व्हाट नेम दिस वैरायटी इज़ नोन फॉर वेयर एन असेसमेंट ऑफ द मेजरमेंट वैरायटी ऑफ ए मेजर दैट compares it to another measures of the same concept that has been generated from different method। तो इसका जवाब दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए और आप हमें जवाब बताइए। ऑप्शंस है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, दूसरा है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, चौथा है आपको दोस्तों कंकरेंट वैलिडिटी, और पांचवा है दोस्तों आपको कन्वर्जेंट वैलिडिटी। हिंदी में कहें, यह वैधता किस नाम से किस नाम से जाती है जहां माप की वैधता का आकलन इसकी तुलना समान संकल्पना द्वारा वाले दूसरे माप से करता है तथा जो एक दूसरी पद्धति से उत्पन्न होता रहा है। तो इसका दोस्तों आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों होगा कन्वर्जेंट। इसका आंसर होगा कन्वर्जेंट वैलिडिटी। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है फिर से आप पढ़ेंगे। बाय व्हाट नेम दिस वैलिडिटी इज नॉन फॉर वेयर एन असेसमेंट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ वैलिडिटी ऑफ ए मेजर दैट compares it to another measures of the same concept that has been generated from different method। तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी में दोस्तों ऐसा कंपेरिजन, ऐसा इस तरह का मेजरमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ वर्बल डेटा। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा वर्बल डेटा का सोर्स है, आपको वो बताना है दोस्तों। तो चलिए आपको अब हम हिंदी में एक बार सवाल को बता दें कि निम्नलिखित में से कौन वाचिक दत्त के स्रोत है। तो ट्रैफिक सिग्नल, अब आते हैं ऊपर। ट्रैफिक सिग्नल दोस्तों कोई बोलने वाला बात नहीं है, सिंबल है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा है दोस्तों सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। दोस्तों ये वर्बल में आ जाएगा, ये हो जाएगा। नैरेटिव इंटरव्यूज़, ये भी हो जाएगा। फोकस ग्रुप्स हो जाएगा। बॉडी लैंग्वेज दोस्तों कोई वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। इसका आंसर जो है जिसमें कि आएगा आपको बी, सी और ई, बी, सी और डी, माफ़ी चाहूँगा, बी, सी और डी। देखते हैं किस में है। चलिए, तो बी, सी और डी है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेकंड नंबर इसका आंसर देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ये देखिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपको थोड़ा सा मैं इसमें क्लैरिटी दे दूं कि वर्बल नॉन वर्बल क्या होता है। दोस्तों देखिए, दो प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं जिस पर सवाल आपको अक्सर पूछे जाते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। बहुत ही सिंपली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इससे सिलेबस भी कवर होगा। वर्बल मतलब जो भी दोस्तों हम लिखते हैं, जो लिख रहे हैं, जो बोलते हैं, है ना, ये वर्बल हो गया। ठीक है, और नॉन वर्बल मतलब जैसे कि हम आंख दिखा रहे हैं, अपने एक्सप्रेशन से आंख दिखाना, मुंह सिकुड़ना, हाथ से इशारा करना, दिखाना, 1 2 3 4 5 रोकना, कलर दिखाना, ये नॉन वर्बल हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है कि स्टेटमेंट 1, सिस्टमेटिक रिव्यू कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए रिप्लिकेबल एंड साइंटिफिक प्रोसेस। ए ट्रांसपेरेंट रिव्यू में हेल्प अस इन मिनिमाइजिंग पर्सनल एंड अदर बाइसेस। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक सुव्यवस्थित पुनः परीक्षण का वर्णन एक प्रतिकरणीय एवं विज्ञानपरक प्रक्रिया है। एक पारदर्शी पुनरीक्षण व्यक्तिक एवं दूसरे पूर्वाग्रहों को कम करने में हमारी सहायता करता है। ये दो सवाल है, पूछ रहे हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि एक सुव्यवस्थित पुनः परीक्षण का वर्णन एक प्रतिकरणीय एवं विज्ञानपरक प्रक्रिया, मतलब कह रहा है कि एक जो सिस्टमेटिक रिव्यू है वो रिप्लिकेबल एंड साइंटिफिक है। ठीक है, वो डुप्लीकेट हो सकता है, रिप्लिकेबल हो सकता है, साइंटिफिक है। दूसरा कह रहा है ए ट्रांसपेरेंट रिव्यू में हेल्प अस इन मिनिमाइजिंग पर्सनल एंड अदर बाइसेस। जो ट्रांसपेरेंट रिव्यू है वो हो सकता है हेल्प करे हमको मिनिमाइज करने में पर्सनल और अदर बाइसनेस को। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट जहाँ तक मुझे लगता है वो सही है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। यहाँ कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है,
चलिए मैच द फॉलोइंग में आते हैं। मैच द फॉलोइंग में मैच करने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैच करने के लिए हमारे पास है दोस्तों, आप देखेंगे कि वेरिएबल्स दिए गए हैं और यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दिए हुए हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और ये कौन सा है, हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए इंडिपेंडेंट है, तो ये किस में आएगा, ये जो है कह सकते हैं कि जो काउज है उसको रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि जो कारण है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो उसको फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ 3 पे लगा के देखता हूँ। दूसरा दोस्तों अगर मैं देखूँ तो मैं दूसरा कहूँ, अगर डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट किस चीज़ को करता है, जो वेरिएबल है जिससे कि इफेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि डिपेंडेंट है तो वो इफेक्ट उसको दे रहा है, ठीक है। तीसरा जो होगा दोस्तों वो है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल हम करते हैं रिसर्च, उसमें एक कंट्रोल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है, ठीक है। तो कैन बी यूज टू डिवाइड सब्जेक्ट्स इनटू स्पेसिफिक कैटेगरीज, इस तरह का आप कह सकते हैं, ठीक है। जो कंट्रोल ग्रुप है उसको डिवाइड कर सकते हैं सब्जेक्ट में स्पेसिफिक कैटेगरीज में, ठीक है। अब अगला जो है दोस्तों वो है डिस्क्रीट ग्रुप। अब डिस्क्रीट ग्रुप जहाँ पे एक ही बच रहा है, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स, है ना। तो इस तरह से आप इस तरह के जो मैच द फॉलोइंग होते हैं उसमें क्या करना है दोस्तों, आपको 2 से 3 या 2 या 1 भी अगर आपको मिल रहा है और आपको ऑप्शन में देखना है कि वो ऑप्शन दूसरे में नहीं जा रहा है, आपको एग्जैक्टली पता है कि वही आंसर होगा, तो बिना समय गवाए आपको वो करके आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ए स्टूडेंट ग्रीट्स हिज टीचर विथ गुड मॉर्निंग, हियर द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज। अब आपको ये पूछ रहा है कि एक जो बच्चा है वो अपने टीचर को गुड मॉर्निंग बोलता है, तो यहाँ पे कौन सा कम्युनिकेशन होगा, है ना। तो आपको ये बताना है कि कौन सा कम्युनिकेशन ये होगा। मान लीजिए वो बोल रहा है, कोई विद्यार्थी अपने अध्यापक का अभिवादन गुड मॉर्निंग से करता है, या संचार का कौन सा माध्यम होगा, ठीक है। तो इफेक्ट तो होगा नहीं, सोर्स भी नहीं होगा, द इंटेंट भी नहीं होगा, वो एक स्पीच हो जाएगा। क्या होगा, उसको आप एक स्पीच मानेंगे। तो यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा द स्पीच, यानी कि वाक, वो बोल रहा है अपनी बात को, है ना। अगला है द डायमेंशंस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर। क्लासरूम कम्युनिकेशन का डायमेंशन क्या होता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अगर देखेंगे लेवल ऑफ ऑब्सक्यूरिटी, अगर इंग्लिश में क्लैरिटी नहीं आ रही तो नीचे आ जाइए। कक्षा में संचार के आयाम क्या होते हैं, दुर्बोधता का स्तर, बिल्कुल नहीं, दुर्बोधता तो क्लास में हो ही नहीं सकता, आयाम हो ही नहीं सकता। दूसरा अवलोकन का स्तर एकदम होना चाहिए, ठीक है। अंतर्वेशन का स्तर, अगर इंग्लिश में समझ में आ रहा है यहाँ आ जाइए। इसमें देखेंगे लेवल ऑफ इंट्यूशन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अंतर्वेशन का स्तर नहीं होना चाहिए, किसी को अंतर नहीं करना चाहिए। तीसरा है साभिप्रायता, यानी कि इंटेंशनलिटी एकदम सही होना चाहिए, है ना। फिर अगला है नॉर्मेटिव जजमेंट, एकदम होना चाहिए, यानी कि आंसर में आपको आ रहा है अगर देखा जाए तो लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, यानी कि बी, डी और ई। तो आपको ये आ गया आंसर, आपको देखना है क्या, बिल्कुल आंसर ये है। तो बी, डी और ई आपको मारना है, ठीक है। देखते हैं, बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा, लगता है मैं गड़बड़ जा रहा हूँ, सॉरी, बी, डी और ई जो है वो डी में 4th नंबर में यहाँ है, ये होगा, ठीक है। आंसर हमने सही बताया, लेकिन जो यहाँ टिक करना था वो गलत टिक कर दिया। चलिए अगले पे चलते हैं। कोशिश करेंगे दोस्तों हम लोग हर वीडियो में एक एक सेट को कंप्लीट करें, और आप एक भी वीडियो मिस मत कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगला जो सवाल है दोस्तों, अगर हम उसमें चलेंगे तो अगला हमारा सवाल आता है 13 नंबर का, कि क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज व्यूड एज वन ऑफ द सोशल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द society including educational institutions. Communication does not help develop, maintain and change cultural settings of any society for the matter. संचार उन सामाजिक कारकों में से एक के रूप में देखा जाता है जिनका प्रभाव शैक्षणिक स्थानों सहित पूरे समाज पर पड़ता है। संचार किसी भी समाज के विकास, अनुरक्षण और सांस्कृतिक व्यवस्था में सहायक नहीं है। तो ये गलत है, संचार ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो सांस्कृतिक व्यवस्था में सहायक नहीं हो, जहाँ तक मेरा मानना है। तो ऑप्शन डी अगर ये कह रहा है तो देखिए क्या कह रहा है ऑप्शन डी में, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। दोस्तों आपको पढ़ के खुद समझना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। संचार किसी भी समाज विकास के, अनुरक्षण और सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन में सहायक नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। यही संचार ही एक ऐसा माध्यम है दोस्तों जिसके माध्यम से परिवर्तन किया जाता है, लोगों का मन परिवर्तित कर देता है। गांधी जैसे महान कह सकते हैं कि हृदय परिवर्तन करने वाले नेता, क्रांतिकारी महान पुरुष, उन्होंने सिर्फ अपनी संचार प्रक्रिया के माध्यम से अहिंसा का प्रचार प्रसार किया और लोगों के कई के हृदय परिवर्तित किया दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता। द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग क्या है, द सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं ना। तो सबसे पहले तो सीक्वेंस होना चाहिए एक्टिव लिसनिंग का दोस्तों, वो क्या होना चाहिए आपकी नज़र में,
चलिए हम लोग देखते हैं वन बाय वन, तभी हम लोगों को एग्जैक्टली पता चल पाएगा क्या होना चाहिए। पहले तो यहाँ दिया है अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, रिस्पॉन्डिंग, उसके बाद दिया रिसीविंग, उसके बाद दिया एवोल्यूशन, एवोलेटिंग। ठीक है, तो जो पहला होगा हमें ये लगता है वो होगा कि हम पहले, अगर हम सुन रहे हैं तो हम पहले रिसीव करेंगे, स्वाभाविक है, पहले हम रिसीव करेंगे, है ना। तो जब हम पहले रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद उसको समझेंगे, यानी कि पहले जो होगा ये होना चाहिए हमारे अनुसार, तो यही लग रहा है कि जब हम कुछ सुन रहे हैं यानी कि पहले हम ले रहे हैं कुछ, ठीक है, एक कह सकते हैं इसको। दूसरा, सुनने के बाद उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तीसरा, अगर हम उसको देखें तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे, एवोलेट करेंगे, क्या बोला नहीं बोला, ठीक है। चौथा, अगर हम उसको देखेंगे तो उसको हम रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे, क्या है नहीं है, जब बोला वो रिमेंबर करेंगे, अच्छा हाँ यही 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 बोला था। अगर पांचवा का बात करेंगे तो हम उसको फिर रिप्लाई करेंगे, है ना। तो मेरे अनुसार अब ये जो यहाँ पर निकल के आ रहा है, यानी कि बनता है डी, उसके बाद बनता है ए, उसके बाद बनता है आपको दोस्तों ई, उसके बाद बनता है ये बी। आप लोग भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, है ना। उसके बाद बनता है सी। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, ये देखिए DAEBC, यानी कि ये रहा, ठीक है। तो ये ऑप्शन है कि हाँ बिल्कुल। चलिए अब अगला है दोस्तों मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आपको चलिए हम लोग को मैच करना है। मैच क्या करना है? टाइप्स ऑफ स्पीच और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए हम लोग मैच करते हैं। तो आफ्टर डिनर स्पीच, एकेडमिक स्पीच, मार्केटिंग स्पीच, पॉलिटिकल स्पीच। तो आफ्टर डिनर स्पीच किस चीज़ के लिए होगा? टू इम्प्रेस, टू अम्यूज़, नॉट नेसेसरली इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेटिव ना हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा यही होगा, क्योंकि रात में डिनर के बाद ऐसे सिंपल सा बात कर रहा होगा। दूसरा है आपको एकेडमिक स्पीच। एकेडमिक स्पीच का मतलब सिंपली है कि वो कुछ इन्फॉर्म करना चाह रहा होगा या फिर कुछ मोटिवेट करना चाह रहा होगा, दोनों होता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है एकेडमिक है तो इन्फॉर्म करना चाह रहा होगा। मार्केटिंग स्पीच सिंपली दोस्तों वो स्वाभाविक है, इम्प्रेस करने के लिए ही होगा, जहाँ तक मुझे लगता है सी का 2 नंबर होना चाहिए। और जो पॉलिटिकल स्पीच है वो मोटिवेट और परस्यूट करने के लिए होगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो मोटिवेट करेगा, वो अपना छाप छोड़ना चाहेगा, है ना। तो अगर हम इसको अगर इस तरह से कैलकुलेट करें, यहाँ पे लगाएं इसमें, तो ये पहला हो गया। एकेडमिक स्पीच में अगर हम जाएं तो बी का हमने कहा था कि इन्फॉर्म करने के लिए होगा। मार्केटिंग स्पीच में स्वाभाविक है इम्प्रेस करने का होगा। पॉलिटिकल में ये स्वाभाविक है मोटिवेट और परसुएड होगा, है ना। 15 क्वेश्चन हो गया दोस्तों हम लोग। 5 हम लोगों ने छोड़ा था डाटा इंप्रेशन, उसी तरह के हम लोग मैथमेटिकल का भी छोड़ेंगे और 40 क्वेश्चन को हर वीडियो में करेंगे। वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, मैं क्वेश्चन को कुछ देर के लिए आपके सामने रख दूंगा, उसको खुद से आपको करना है, ठीक है। वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 और 18। जैसे इस तरह क्वेश्चन दोस्तों आपको खुद से करना पड़ेगा, इस तरह के वीडियोस से आपको ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगा, है ना। और इसमें सॉल्व करने से वीडियो भी लंबा होगा और उतनी क्लैरिटी आपको नहीं आ पाएगी। तो जो इसमें आंसर की बात करें तो सिंपल सा आप आंसर देख सकते हैं कि जो लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स है विच इज़ एक्चुअली डिविजिबल बाय 12, 15 और 18 इज का आंसर जाएगा आपको ये, ठीक है, 10080, ये आंसर आपको निकल कर आएगा। इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अगला है गोपाल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 3 days वाइल रवि कैन डू द सेम। वही चीज़ है दोस्तों। तो इस तरह क्वेश्चंस को टच करने से फ़ायदा नहीं है, इसमें मैं आपको एग्जैक्टली मदद नहीं कर पाऊंगा, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर्स आर एग्जांपल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स और इन आइसोसेल्स ट्रायंगल्स द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल ट्रायंगल साइड्स आर इक्वल। समबाहु त्रिभुज और वर्ग सम बहुज के उदाहरण है। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के विपरीत स्थिति कोण समान होते हैं, ठीक है। तो इसका मुझे समझ में क्वेश्चन ये समझना पड़ेगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब सभी का भुजा बराबर होगा, ठीक है। एंड स्क्वायर्स आर एग्जांपल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। कह रहा है जो समान भुजाओं वाले ट्रायंगल हैं और जो स्क्वायर है वो एग्जांपल है रेगुलर पॉलीगॉन के, ठीक है, मान लिया। और जो दूसरा पूछ रहा है, बोल रहा है, वो कह रहा है कि समद्विबाहु मतलब ठीक दो भुजा वाले जो ट्रायंगल है वो भी बराबर बराबर के हैं एंड द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, और समान भुजाओं के विपरीत स्थिति कौन समान होते हैं, ठीक है। दोनों सही है मेरे अनुसार, ये होना चाहिए और यही आंसर है भी, ओके। तो यहाँ परसेंटेज पूछा जा रहा है, वो आपको निकालना है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस तरह से वीडियो को, ओके। अब अगला है मैच द फॉलोइंग। इसमें भी आपको परसेंटेज, इसमें भी आपको मैथमेटिकल है, वो भी आपको यहाँ ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये लीजिए स्क्रीनशॉट आप यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो है दोस्तों वो है
चलिए क्या है अगला, 21 नंबर। 21 नंबर में क्वेश्चन है व्याप्ति, रिलेशन ऑफ यूनिवर्सल कमिटेंस expresses the relation between two individual objects only. व्याप्ति expresses the relation between the classes of individual, है ना। तो चलिए इसमें हम लोग करते हैं। इसमें क्या होगा, पूछ रहा है कि जो व्याप्ति है, हिंदी में अगर देख ले हम लोग तो व्याप्ति सार्वभौमिक समानता का संबंध, ठीक है। तो केवल दो एकिक वस्तुओं के मध्य संबंध को व्यक्त करता है व्याप्ति, ठीक है। व्याप्ति में व्यष्टियों के वर्गों के मध्य संबंध को अभिव्यक्त किया जाता है। अब ये दूसरा बोल रहा है कि व्याप्ति में व्यष्टियों के वर्गों के मध्य संबंध को अभिव्यक्त किया जाता है। जहाँ तक मुझे पता है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर जाएगा दोस्तों, अगर मैं बताऊँ, स्टेट वन तो सही बता रहा है, 2 के बीच होता है ना, ये तो होता है नो डाउट, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट नहीं है, उसको हम लोग ना करेंगे। तो 3rd नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ए सीरीज ऑफ टर्म्स वुड बी इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटेंशन। तो यहाँ है व्हेन ईच टर्म इन द सीरीज एक्सेप्ट द फर्स्ट connotes more attributes than the ones preceding it. When each term in the series except the first is more specific than the one preceding it. When each term in the series except the first connotes less attributes than the one preceding it. When each term in the series except first less is less specific than the one preceding. तो इसमें क्या होगा दोस्तों, पूछ रहा है कि बढ़ती हुई तीव्रता क्रम में पदों की श्रृंखला कब होती है। तो जब श्रृंखला का प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पदों की अपेक्षा अधिक विशेष का सांप्रतिक होता है तब होता है, या फिर कब होता है। जब श्रृंखला का प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद की अपेक्षा अधिक विशिष्ट होता है, जब श्रृंखला का प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से कम विशेष का सांप्रतिकार्थक होता है, जब श्रृंखला का प्रत्येक पद पूर्व के पद की तुलना में कम विशिष्ट होता है तब होता है। कब होता है, तो आपको ये बताना है दोस्तों। इसमें जो आंसर मुझे लगता है वो, जहाँ तक मुझे कोरिलेवेंट लग रहा है, वो होना चाहिए तो जब श्रृंखला का प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पदों की अपेक्षा अधिक विशेष का सांप्रतिक होता है। एक तो ये होगा, और दूसरा मुझे जहाँ तक लग रहा है दोस्तों वो होगा कि जब श्रृंखला का प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद की अपेक्षा अधिक विशिष्ट होता हो, यानी कि ए और बी वाला, ये दोनों मुझे लगता है दोस्तों, ठीक है। अब अगला है द ग्रेट क्रिकेटर सुधीर सेज दैट मेडिसल्फा सोप आर गुड फॉर हेल्थ, वी देयरफॉर मस्ट बिलीव दैट इट मस्ट बी ट्रू इंडीड, विच फेलोसी इज कमिटेड इन द अबव। इसमें ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा इसमें होने वाला। महान क्रिकेटर खिलाड़ी सुधीर का कहना है कि मेरे से साबुन स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, इसलिए हमें मान लेना चाहिए कि यह उत्तम है। तो ये कौन सा होना चाहिए दोस्तों, इसमें ये पूछा जा रहा है ना। तो इसमें जहाँ तक दोस्तों होगा कि ये कह सकते हैं कि एक तरह से अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी, कोई वो अथॉरिटी तो है नहीं, कुछ उसको तो एग्जैक्टली पता नहीं है, वो उस चीज़ का माहिर है नहीं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि इन नबा फिलोसफी या न्याय फिलोसफी, माफ़ी चाहूँगा कटा हुआ था, न्याय फिलोसफी सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक इज़ मेनली थाउट एंड इट्स वर्बल। इसमें कटा हुआ है तो हम लोग हिंदी का देखते हैं। न्याय दर्शन में तर्क की विषय वस्तु मुख्यतः विचार है और इसका शाब्दिक निरूपण केवल आकस्मिकता का विषय है। न्याय परंपरा में किसी तर्क का शाब्दिक निरूपण केवल अन्य व्यक्ति को संदर्भगत निष्कर्ष तक पहुंचाता है। तो अब इसके ऑप्शंस आपको देखने हैं। तो इसमें जो आपको लगता है कि ये न्याय दर्शन की बात कर रहा है, ये आपको हायर एजुकेशन का जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उसमें आपको लेके चला है। इस पर सवाल बहुत कम आते हैं, लेकिन सवाल दिया गया है। तो सवाल क्या है कि न्याय दर्शन में तर्क की विषय वस्तु मुख्यतः विचार है, इसका शाब्दिक निरूपण केवल आकस्मिकता का विषय है। न्याय परंपरा में किसी तर्क का शाब्दिक निरूपण केवल अन्य व्यक्ति को संदर्भगत निष्कर्ष तक पहुंचाता है, यानी कि मुझे लगता है ये पहला होगा, कथन 1 और 2 दोनों। चलिए अगला जो सवाल है वो मूल उसको लेते हैं। ऑफ कोर्स यू वांट टू बाय गोल्डन पियर ब्रांड फोन, गोल्डन पियर फोन्स हैव लुक गुड इन वंस हैंड एंड ऑल द बॉलीवुड स्टार्स
कि सीन कैरिंग देम दिस डेज, विच फेलिसी इज कमिटेड है पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें ये बताना है। तो हमें जहाँ तक लगता है कि इसको हमको हिंदी में एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो हिंदी में यहाँ पर लिखा है कि ठीक है, तुम गोल्डन पियर ब्रांड का फ़ोन ख़रीदना चाहते हो, किसी के भी हाथ में गोल्डन पियर के फ़ोन अच्छे लगते हैं और साथ बॉलीवुड स्टार्स इनसे बॉलीवुड स्टार्स इन दिनों इसे लिए हुए देखे जा रहे हैं। तो इसका क्या होगा, ये किस तरह की युक्ति है पूछा जा रहा है ना। हिंदी में रेड हेयरिंग, दुर्घटना का हेतवाश, बलाग्रह और लोकोत्तेजक उत्तर होती है। रेड हेयरिंग नहीं, फेलिसी नहीं, अपील टू फोर्स नहीं, बिल्कुल कोई नहीं कर रहा। अपील टू फोर्स, आर्गुमेंटेशन एंड पॉपुलिज्म, यही होगा। अपील टू पीपल, अपील किया जा रहा है, फोर्स नहीं है, ठीक है। अगला है CAE स्टैंड्स फॉर। CAE क्या होगा दोस्तों? तो CAE स्टैंड फॉर होता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है ना, चीज़ें मुझे भी याद रखनी है, आपको भी याद रखनी है, सबको जो भी है अभ्यर्थी है उसको याद रखना है। अगला है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। पहला है स्टेटमेंट 1, हार्डवेयर रिप्रेजेंट्स द फिजिकल एंड टेंजिबल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 है ऑपरेटिंग सिस्टम इज टेलर मेड सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू यूजर्स रिक्वायरमेंट। हार्डवेयर जो है फिजिकल एंड टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये टेलर मेड सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू यूजर्स रिक्वायरमेंट। पहला तो मुझे सही लग रहा है, दूसरा मुझे सोचना होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसको मैं एक बार हिंदी में भी देखूंगा। कंप्यूटर का हार्डवेयर इसके कह सकते हैं कि भौतिक एवं मूर्त विशेषताओं का निरूपण, ठीक है। प्रयोक्ता की अपेक्षा के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया जाता है, बिल्कुल नहीं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जहाँ की ये सब चीज़ें नहीं होती है। तो इसमें मुझे जो सवाल ये होगा, कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है, तो ये वाला ही सही होगा, इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल में चलते हैं। कृतिका इज मेकिंग हर साइंस प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन ऑन friction using a presentation software. She wants to add the phrase presentation on friction at the bottom of each page. Which options should be used? तो नीचे हर पेज में डालना है, स्वाभाविक है फुटर यूज होगा, जहाँ तक मुझे पता है तो फुटर ही होगा बिल्कुल, क्योंकि फुटर में ही डालेंगे आप। गिवन बिलो डाटा बेस refers to a collection of logically related data. The purpose of assembly language is to bring man and कंप्यूटर टुगेदर। क्वेश्चन है यहाँ पर, डेटाबेस तार्किक रूप से संबद्ध पद्धति से संबंधित है, निस्संदेह है। अब इसमें बोल रहा है कि दूसरा जो ऑप्शन है कि असेंबली भाषा का उद्देश्य मानव और कंप्यूटर को एक साथ लाना है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। असेंबली भाषा को मानव और उसको प्रपोजेशन लैंग्वेज मैन एंड कंप्यूटर टुगेदर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा फिर। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। कथन 1 सही है, कथन 2 असत्य है। आइए तीसरे में चलते हैं। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का पर्पज़ पूछ रहा है हमसे कि ब्लॉकचेन का पर्पज़ क्या होगा। तो सबसे पहले ब्लॉकचेन का पर्पज़ आपको मैं अगर बताऊं तो होगा डेटा को सुरक्षित रखना, यही होगा ब्लॉकचेन का पर्पज़। अगर एक ही सवाल एक ही आंसर पूछ रहा है तो ये डेटा को सुरक्षित रखना है होगा। चलिए अगला है कि aquatic weeds are fast growing weeds which can very high productivities when cultivated on nutrient rich wastewater such as domestic sewage water. Hyacinth, salvinia and duckweed are some examples of aquatic weeds. तो इसका क्या होगा, इसको हम एक बार हिंदी में भी देखते हैं। जलीय खरपतवार तेजी से बढ़ने वाला घास पात है जो बहुत ज़्यादा उत्पादकता प्राप्त करती है जब इसे पोषक तत्व से भरे हुए पृष्ठ जल जैसे घरेलू मल्ल पर उगाया जाए। वाटर हार्सिंथ, सेल्विनिया और डकवीड जलीय खरपतवार के कुछ उदाहरण हैं। तो ये होगा, दोनों एकदम सही है बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मैच द फॉलोइंग आगे होके, ये सब आपको याद रखने वाली चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है आपके पास कि ई वेस्ट कंपोनेंट्स है इधर और यहाँ पर यूजेस है। तो अब यहाँ पे ई वेस्ट कंपोनेंट्स है, जैसे कि अब मैं आपको इसमें 1 बाय 1 चले देखते हैं। मरकरी है, पहले तो मरकरी है यहाँ पर आपको, दूसरा फिर आप अगर देखेंगे तो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स है, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो
कार्बोनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स है ना। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आंसर्स को तलाशते हैं, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा, मरकरी का क्या ये होता है, तो मरकरी जो है फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर में होते हैं, ओके। ई वेस्ट कंपनी में इससे फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर से मरकरी निकलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए टिक करते जाते हैं क्योंकि बड़ा है। दूसरा जो है आपको दोस्तों वो होगा आपको कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स कहाँ से निकलते हैं, या ये किस में होता है, तो कैपेसिटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स में ये होते हैं। तीसरा है कि ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स किस में होते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसमें होते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में। अगला है पॉलीविनाइल क्लोराइड कहाँ से आता है, ठीक है, किस में होता है ये। तो एक बच रहा है आपके पास, ये है इंसुलेशन, तो इसमें होगा, ओके। तो इस तरह से है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है कि इंडिया शेयर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपको माफ़ी चाहूँगा, इस पे आंसर नहीं करना, 3% है दोस्तों इंडिया का शेयर न्यूक्लियर एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, ठीक है। कितना है, 3%, याद रखना है आपको। अगला फिर मैच द फॉलोइंग आ गया आपको। चलिए इसको भी हम लोग मैच द फॉलोइंग करते हैं और देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो हैजार्डियस सब्सटेंस है, उसका मेजर सोर्सेस है, तो क्या होगा इसमें। तो पहला जो लीड है उसका दोस्तों होगा पेंट। ये कहाँ से निकलता है, ये पेंट में होता है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, पेंट पे करेंगे। फिर अगला जो दोस्तों है पीसीबी, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स, जो है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में होता है। ये याद रखने की चीज़ें हैं हर चीज़। अब अगला है बेंजेन होता है किसमें, बेंजेन होता है गैसोलाइन में, ठीक है, बेंजेन गैसोलाइन में होता है। फिर है बिनाइल क्लोराइड जो है दोस्तों वो होगा आपको प्लास्टिक्स इंडस्ट्रियल यूसेज में होगा, ठीक है, ये इसमें होगा, ओके। तो ये हो गए इसके दोस्तों। अब चलिए हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है दोस्तों वो भारत के द्वारा की गई एक अच्छी पहल है, जो कि भारत सरकार के द्वारा की गई। उसमें आंसर में भी उसी के आसपास कुछ ना कुछ होगा। इट्स हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन डीसी, गलत। इट्स जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ फ्रांस एंड इंडिया, सही। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आर इन साउदर्न हेमिस्फीयर, देयर आर 121 सिग्नेचरी कंट्रीज, मोस्टली सनसाइन कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस। दो का मैं गारंटी लेके एक ही आप चलिए लेकर चलिए, बी। आप देखिए बी किस किस में, आपको उसी से आपको बहुत सारा चीज़ आइडिया लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि एक तो जो मैं बी बोल रहा हूँ ये एकदम एग्जैक्टली है। फिर जो अगला है कि 121 कंट्री है, ये भी एकदम है। और स्वाभाविक है जहाँ पर सोलर अलायंस की बात हो तो सनसाइन कंट्रीज वाला ही होगा, तो मोस्टली सनसाइन कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस, यानी कि ये होगा। इससे करने से बढ़िया है इससे करते हैं। ये एक तो मोस्टली सनसाइन ये है ही है, और ये है, आपको ये याद करना है, ठीक है, यानी कि ये वाला होगा BDE, ओके। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 36 नंबर में। रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस रिक्वायर मोर फंड देन दैट इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज, ओनली इन इकोनॉमिकली रिच कंट्रीज रिसर्च इन साइंस ऑफ हाई क्वालिटी इज पॉसिबल, गलत। ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता ऐसा, है ना। फिर भी चलिए हम लोग इसके आंसर की ओर जाते हैं और देखते हैं क्या आंसर इसका निकल कर आता है, ठीक है। हाँ, तो ये जो है कि रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस, स्वाभाविक है पैसा ज़्यादा लगता है वो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस से, लेकिन जो हाँ इकोनॉमिकली रिच कंट्रीज है सिर्फ वही होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। पैसा लगता है लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसमें आंसर उसी तरह कुछ होगा, हमको देखना है। बोथ A and R करेक्ट, एकदम सही, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है। एक सही दे रहा है वो बिल्कुल नहीं, गलत है ये एक्सप्लेनेशन, निश्चित गलत है, क्योंकि हर वो गरीब देश भी कर सकता है, होता है उस पर पैसा खर्चा करे तो वो भी कर सकता है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अगला पर्पज ऑफ डूइंग रिसर्च इज टू मेक फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन नॉलेज। इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर मेकिंग फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन वेरी लार्ज एरिया ऑफ नॉलेज बाय पब्लिशिंग नंबर ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स, ठीक है। चलिए इसमें जो बोल रहा है कि पर्पज ऑफ डूइंग रिसर्च जो है वो बहुत अच्छा चीज़ है, वो नॉलेज फंडामेंटल नॉलेज को बनाने के लिए बेस्ट है, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है कि इंडिया में बहुत बड़े स्तर पे ये हो रहा है, ठीक है, और बहुत ही लार्ज स्तर पे हो रहा है। तो ऐसा अब यहाँ पर देखते हैं
तो पर्पज ऑफ डूइंग रिसर्च इज टू मेक फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन इन रिसर्च नॉलेज। फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है दोस्तों, ये हाई लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है जिसको रिसर्च कहते हैं फंडामेंटल लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो जो टीचिंग नॉर्मल होता है उसको आप कह सकते हैं हाई लेवल ऑफ। जब आप रिसर्च का मतलब हो गया कि आप कुछ है जिसमें आप कुछ नया ला रहे हैं, कुछ जो है जो उसको गलत ठहरा रहे हैं, कुछ नया बता रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है कि भारत में बहुत हाई लेवल पे नहीं हो रहा है ना, और फंडामेंटल लेवल पर कोई कंडीशन है, इस तरह कोई बात नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा सीधे तौर पर दोस्तों होगा कि 1 और 2 दोनों गलत है। स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ठीक है। चलिए अगला, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एडवर्सली अफेक्ट्स द इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। मतलब कौन ऐसा फॉलोइंग इफेक्ट है इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन का जिससे कि हायर एजुकेशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन उच्च शिक्षा संस्थाओं के समावेशी विशेषताओं के विपरीत रूप से प्रभावित करती है, कौन ऐसा है, तो आपको ये बताना है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं आंसर कि निम्नलिखित में से कौन उच्च शिक्षा संस्थाओं समावेशी विशेषताओं का प्रभावित करती है। पहला, शिक्षा की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना, नहीं। बहुत सक्षम संकाय सदस्य का चयन हो सकता है, मैं भी देखते हैं। संस्थाओं के चयन में एक समान कसौटी का प्रयोग पक्षपात के आरोपों से परिहार हो सके, ये मेन है। विपरीत क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन उच्च शिक्षा संस्थाओं की समावेशी विशेषताओं को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। तो समावेशी शिक्षा कब नहीं हो पा रही, जब सबको समान मौका क्यों नहीं मिल पा रहा है, जहाँ इसके कारण संस्थाओं के चयन में एक समान कसौटी का प्रयोग होता है लेकिन के पक्षपात के आरोपों से परिहार हो सके, इसके कारण, ठीक है। तो चलिए अगला है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फैक्टर्स प्रमोट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अमॉन्ग द फॉलोइंग फैक्टर्स प्रमोट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कौन है जो फैक्टर है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखेगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। तो अगर हम इसमें देखेंगे आंसर में कि आपको पूछ रहा है ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस एंड सिंपोजियम, सिंपोजियम होगा, सिंपोजिया गलती से लिखा है, जैसा भी हुआ होगा। Encouraging collaboration of research within the leading universities of the world by privatizing the universities, by creating system of strong punishment for the faculty who do not do research, providing resources to the faculties, है ना। इसमें 3-4 ऑप्शन चूज करने होंगे जहाँ तक लग रहा है, बिल्कुल सही जवाब। तो अब क्या हो सकता है बताइए। तो एक तो ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उससे ग्रोथ होगा, क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है, नो डाउट। दूसरा, इनकरेज करेंगे कोलैबोरेशंस को अलग अलग जगहों से, ठीक है, होगा। बाय प्राइवेटाइज करेंगे, बिल्कुल नहीं। बाय क्रिएटिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट, बिल्कुल नहीं। प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू द फैकल्टी, मतलब ये हो सकता है, और एक ये हो सकता है कि ये हो सकता है ए, बी और ई, यानी कि ये वाला आंसर, ठीक है। चलिए अगले में चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है 40 नंबर का। 40 नंबर में पूछ रहा है कि ICSR और ये सब किस किस का है। अगर जो ये लोग फॉर्म भरते हैं JRF के अलावा जिसका नहीं होता है उसको पता होगा, जैसे कि मैं इसमें हमेशा भरता हूँ, ये हमेशा नहीं, इस बार मैं भी कई लोग इस बार भरे हैं तो मैंने देखा है। तो दूसरा जो ICMR है, निश्चित है ये कि मेडिकल साइंस से ही होगा, इसको मेडिकल साइंस करेंगे। ये ICPR जो है वो फिलोसफी से रिलेटेड है कि इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च होता है, और DST हमें नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर आएगा जहाँ तक मुझे लगता है 40 का। अगर यहीं आंसर देखें हम तो 40 का 4th नंबर आंसर है। डी का 1 नंबर जा रहा है, डी का एक, ठीक है। चलो बस बी का देख लेने देते हैं क्या है, बी का 3, ठीक, एकदम सही जवाब। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पैसेज है, इसको आपको पढ़ के करना है, इसमें भी क्या दिमाग हम लोग लगाएंगे, समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है ना, वीडियो लंबा करने की कोई फ़ायदा नहीं है ना। चलिए इसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, इसको आप खुद से देखेंगे और इसको आपको करना है ना। तो ये इस तरह से कहा जाए तो आपको हमने एक पूरा जो सेट है वो सेट मैंने आज एक कंप्लीट कराया है। इस तरह के और भी बहुत से सेट अभी हमारे पास हैं, ये प्रीवियस ईयर्स के सभी हैं, अलग अलग स्ट्रीम के हैं, तो क्वेश्चंस इधर से उधर होते हैं हर बार, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो अब ये कन्नड़ा शिफ्ट का है, तो ये अब इसमें देख सकते हैं आप, इस पर हम लोग अगले में इसको करेंगे, और भी जो मुझे मिलेंगे एग्जैक्टली वो हम लोग करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन सेट्स को बनाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी एकेडमिक रिसर्च को लेकर, PhD को लेकर, MPhil MA को लेकर, या इस तरह की और भी कोई तैयारी को लेकर, या कुछ जानकारी जानना हो, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो आपको यहाँ ज़रूर मिलेगा एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पर। तो टेक केयर दोस्तों, अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।